जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। बच्चों, सभी टॉपिक से हमने जो है क्वेश्चन लिए हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए और यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएँ हैं 1 मार्च को अर्थशास्त्र के, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और बच्चों, हम सभी टॉपिक से ये पर्टिकुलर प्रश्न लिए हैं इकोनॉमिक्स के। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे बच्चों, आप लोग को समय भी कम है। तो सबसे पहले बहुउपयोगी क्वेश्चनों को हम लोग शुरू करेंगे। और बच्चों, ये एनसीईआरटी रहेगा और एनसीईआरटी जानते हो सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए रहता है। ठीक है ना भैया? चलिए क्वेश्चनों को देखेंगे। मस्त होकर बच्चों पढ़ो, एकदम मस्त रहो यार, इंजॉय करो। ठीक है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन क्या है? असीमित है कि सीमित है कि पर्याप्त है कि अपर्याप्त है? तो सही जवाब जो है खा हो जाएगा, सीमित हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं को होता है डैश डैश करके, इसमें क्या भरा जाएगा? तो आवश्यकताओं को बच्चों जो है विकास होता है, यहाँ यहाँ हम विकास भर देंगे। ठीक है, यहाँ जो है विकास भर दिया जाएगा, यानी सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? ये नहीं है तो सावधान हो जाना चाहिए, खा जाएगा। देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव ये विषय वस्तु नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, जल्दी से जल्दी देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। देखो, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है भैया? तो जो है राष्ट्रीय आय जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। संभावित संयोग के समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चों, उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। सही जवाब का हो जाएगा चयन। अगला क्वेश्चन है कि चयन की समस्या के उत्पन्न होने का कारण है कि क्या हो जाएगा बच्चों? घा हो जाएगा, यानी जो है का और गा दो हो जाएगा। का और गा। संसाधन दुर्लभ है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है? कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है? तो एक अर्थव्यवस्था, ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है? तो सही जवाब खा हो जाएगा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो बच्चों जो है प्राथमिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र आप लोग जानते हो, जैसे कच्चा माल हो गया, कृषि हो गया, कृषि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं पर जो है निर्णय लिए जाते हैं, यहाँ क्या भरा जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा सरकार द्वारा केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लिए जाते हैं, यहाँ सरकार बच्चों भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ सरकार आप लोग भर दीजिए। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं, बीच में क्या भरा जाएगा? वैकल्पिक जो है प्रयोग होते हैं, दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो बच्चों जो है वृद्धि, यहाँ सही जवाब वृद्धि हो जाएगा। चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी कमी हो जाएगी। सही जवाब जो है बच्चों का, चाय की कीमत में जो है वृद्धि से चीनी की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगला कार एवं स्थानापन्न वस्तुएं हैं, यहाँ क्या भरा जाएगा बच्चों? का और खा दोनों भरा जाएगा। पेट्रोल और जो है डीजल, कार एवं पेट्रोल डीजल स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है इच्छा व एक दूसरे से भिन्न है, इसमें क्या भरा जाएगा? मांग भरा जाएगा। इच्छा व मांग एक दूसरे से बच्चों क्या है? भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग दोस्तों, जो है यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में हो तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? सही जवाब जो है का हो जाएगा, इकाई के बराबर लोचदार होगी। निम्नलिखित में से असंगत को छांटना है बच्चों, क्या असंगत है? तो चाय तथा कॉफ़ी, यहाँ सही जवाब का हो जाएगा। बजट रेखा को भी कहा जाता है, बजट रेखा को जो है कीमत रेखा भी कहा जाता है, यहाँ कीमत भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है यानी बजट रेखा को कीमत रेखा भी जो है कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाइयों एवं बहनों, जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो जो है दोनों वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मांग के नियम द्वारा जो है किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा
तथा इसकी कीमत के बीच व्यक्त किया संबंध कैसा होता है? तो बच्चों सही जवाब खा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मान क्या होता है? अनंत होगा, सही जवाब गा हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग क्या होगी? में गिरावट की कमी होती है। ठीक है, यहाँ जो है खा हो जाएगा। देखो सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम ऐसे क्वेश्चन सब बच्चों पूछेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे कहते हैं। क्रय माने होता है खरीदना, तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? वस्तु की मात्रा कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो है सॉरी, यहाँ बच्चों जो है खा हो जाएगा, वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है, सही जवाब खा हो जाएगा। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है इकाई से अधिक, सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? देखो सब परीक्षाओं कई वर्षों परीक्षाओं पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच क्या होती है? तो बच्चों अनंत होती है, सही जवाब खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत को छांटिए, जूता तथा मोजा, कार तथा पेट्रोल, चावल तथा चपाती, मेज तथा कुर्सी। गा हो जाएगा, चावल तथा चपाती, ये जो है असंगत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? बच्चों जो है अधिनामन वक्र विश्लेषण में पाई जाती है, सही जवाब खा हो जाएगा। एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है, तो इनमें सभी वस्तु की कीमत जो है, उपभोक्ता की आय, बाजार में अन्य वस्तुओं की जो है कीमत। ठीक है बच्चों, उपभोक्ता जो वस्तुओं खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, जो वस्तु का उत्पादन करता है उसे उत्पादकता कहते हैं। ठीक है ना, सभी इससे छोटी छोटी चीज़ें आप लोग जानते रहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है, देखो सब परीक्षाओं में पूछा गया है। उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक जाती है जब उसकी बीच में है डॉट डैश परिवर्तन होता है, तो बच्चों जो है आय हो जाएगा। आय में जब उसकी आय में क्या होगा? परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से जो है अनधिमान वक्रों की विशेषता कौन नहीं है? तो जो है बच्चों खा जो है, दो अधिनामन वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, ये नहीं है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो है खा वाला बच्चों क्या है, जो है गलत है, तो हम गलत काट दिए हैं। आप लोग देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है किसे जाता है? जो है मार्शल को जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते रहिए, ऊब नहीं लगनी चाहिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को देखिए, मस्त होकर पढ़े। ठीक है, उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो जो है गा हो जाएगा। उत्पादन का अर्थ क्या होता है भैया? उपयोगिता का सृजन। ठीक है, अल्पकाल में जो है उत्पादन के कितने साधन परिवर्ती होते हैं? तो बच्चों कम से कम एक, सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अल्पकाल में निम्नलिखित में से उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन करना असंभव होता है? तो बच्चों यहाँ जो है घा हो जाएगा, मशीन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है मेरे भाई। जब औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होती है तब औसत लागत होती है, तो खा हो जाएगा न्यूनतम। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में क्या होगा? सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, गा हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी फर्म के औसत लागत वक्र की जो है आकृति होती है अंग्रेजी भाषा के अक्षर यू के समान होती है, सही जवाब जो है यहाँ का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र डैश डैश के लागू होने का यू आकार का होता है, तो बच्चों जो है परिवर्ती अनुपात लागू होने का यू आकार का होता है, सही जवाब यहाँ घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब औसत लागत में वृद्धि हो रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा, यहाँ जो है का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्पादन फलन क्या है बच्चों? कह रहा है यहाँ कि उत्पादन फलन क्या है? तो खा हो जाएगा, आगतों तथा निर्गत के मध्य एक जो है तकनीकी संबंध। अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? तो कम से कम बच्चों एक, सही जवाब जो है गा हो जाएगा। औसत लागत वक्र का आकार क्या होता है? जो है यू के आकार होता है, औसत लागत का जो वक्र का आकार यू के आकार होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है बच्चों जो है अधिकतम होगा। ठीक है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन जो है उसका क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, चलिए देखो सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत क्या होती है बच्चों? औसत लागत के बराबर होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों के सामने है। दीर्घकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? तो जो है गा हो जाएगा कोई नहीं। अल्पकाल में निर्गत उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो सीमांत लागत कहते हैं। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? तो बच्चों क्या कहलाएगा? सही जवाब जो है खा हो जाएगा लागत। सीमांत लागत वक्र का आकार होता है कैसा? तो यू आकृति के आकार होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए बच्चों, तो पढ़ते रहो। कुल कुल उत्पादन उस समय अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। ठीक है, का हो जाएगा। चलिए भैया पढ़ते रहिए, थको नहीं बच्चों, ना थको ना रुको, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। रुको ना थको ना, बढ़ते जाओ, मंजिलें ज़रूर मिलेंगी आपको। ठीक है, जो डर गया वो समझो जीरो हो, मर गया। ठीक, संघर्ष ही जीवन है। चलो अगला क्वेश्चन है। लाभ अधिक अधिकतमीकरण में लागत होती है तो कम से कम। यहाँ जो है का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में होते हैं, क्या होते हैं भैया? पर्याप्त क्रेता विक्रेता। अगला क्वेश्चन है। कुल संप्राप्ति है, यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा पी गुणे क्यू। और साथ में लाभ को प्रदर्शित करते हैं कैसे? पाई से। घा हो जाएगा बच्चों, पाई से जो है प्रदर्शित किया जाता है। कुल परिवर्ती लागत बराबर है किसके बराबर है? तो औसत परिवर्ती लागत गुणे कुल उत्पादन मात्रा। सही जवाब यहाँ जो है का हो जाएगा। कुल परिवर्ती लागत बराबर क्या होता है? औसत परिवर्ती लागत गुणे कुल उत्पादन मात्रा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समरूप वस्तु उत्पाद इस बाजार की विशेषता है। किस बाजार की विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में फार्म का औसत आगम वक्र क्या होता है? तो यक्स अक्ष के समानांतर होता है। सही जवाब जो है का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? कौन जो है बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? सही जवाब का हो जाएगा कीमत विभेद। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु कीमत कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है बच्चों? जो है घा हो जाएगा। ठीक, उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, बहुत मेहनत लग रही है पढ़ाने में। आप लोग जानते हो वो कैलोरी ऊर्जा बहुत ख़त्म होती है। सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? तो बच्चों जो है एक उद्योग निर्धारित करता है। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होती है? तो जो है का पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो है। ठीक, चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उपभोक्ता का उद्देश्य अपने को अधिकतम करना है। बीच में क्या भरा जाएगा? तो अधिमान। यहाँ का भरा जाएगा। उपभोक्ता का उद्देश्य अपने अधिमान को जो है अधिकतम करना है। फर्म का उद्देश्य अपने को अधिकतम करना, लाभ को जो है अधिकतम करना है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया परीक्षाओं में। बाजार संतुलन है, क्या है भाई? तो गा हो जाएगा बच्चों बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति। अगला क्वेश्चन है। श्रम का सीमांत संप्रति उत्पादन है। सही जवाब घा हो जाएगा सीमांत संप्रति गुणे श्रम का सीमांत उत्पाद। उपभोक्ता की आय अधिक होने पर वे वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं, क्या? सामान्य वस्तुओं पर अधिक। सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा सामान्य वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं। यदि किसी कीमत पर बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर जो है बाजार में अधिपूर्ति, एक घा हो जाएगा अधिपूर्ति कहलाती है। संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है अधिमांग। सही जवाब जो है खा हो जाएगा, यानी संतुलन कीमतों में निचली कीमतों पर अधिमांग होती है। अगला क्वेश्चन है। जब मांग बढ़ती है और पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो संतुलन कीमत में क्या हो जाएगा? बढ़ती है, फिर बढ़ती है। ठीक है, एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग क्या होती है? वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है। सही जवाब गा हो जाएगा। यानी एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होती है जब उस वस्तु की मांग वस्तु की आपूर्ति के बच्चों बराबर होती है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। औसत संप्राप्ति बराबर क्या होता है? कुल संप्राप्ति भागे मात्रा। सही जवाब का हो जाएगा। जब कुल संप्राप्ति में ह्रास होता है तो सीमांत संप्राप्ति होती है जो है क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीमत बाजार में उपभोक्ता द्वारा जो है की गई मात्रा को प्रभावित करती है। तो यहाँ मांग जो है उपभोग कीमत बाजार में उपभोक्ता द्वारा मांग की गई मात्रा को प्रभावित करती है। मांग वक्र की लोच उस बिंदु पर होती है जहां कीमत लोच होती है इकाई से अधिक। राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड यानी मनी के लेखक कौन है? तो कीन्स है। सही जवाब बच्चों खा हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? तो जे.एम. कीन्स। सही जवाब का हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक जे.एम. कीन्स थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। तो मांग का नियम। सही जवाब यहाँ गा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं क्या है? तो उत्पादन, उपभोग, निवेश। सही जवाब का हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र को जो है एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जो है जे.एम. कीन्स द्वारा। सही जवाब का हो जाएगा बच्चों। जे.एम. कीन्स द्वारा जो है स्थापित किया गया था। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1929 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? तो राष्ट्रीय आय जो है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? बच्चों आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, इनमें सभी हो जाएगा। मूल्य वृद्धि से निश्चित होती है। क्या होती है? तो विक्रय कीमत, मध्यवर्ती वस्तुएं जो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अप्रत्यक्ष कर घटाए जाते हैं एवं उपदान शामिल होता है तो प्राप्त होगा क्या होगा? सही जवाब का हो जाएगा साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है मित्रों? सही जवाब बच्चों हो जाएगा उपकरण। घा हो जाएगा। देखो पूछे गए हैं परीक्षा में, बार बार पूछे गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो जो है किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो है कुल मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। सकल निवेश बराबर क्या होता है? तो शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। सही जवाब घा गा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन कथन ऐसा है बच्चों जो सही है? तो एक गा वाला सही है। व्यक्तिगत आय बराबर निजी आय माइनस निगम कर माइनस निगम बचत। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है। राष्ट्रीय उत्पाद जो है किसके बराबर है? तो जो है घरेलू उत्पाद प्लस निवेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय यानी एनपीएफसी बराबर है किसके? घा बच्चों खा तथा गा दोनों के। यहाँ सही जवाब घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन ऐसा है जो बच्चों जो सही नहीं है? तो यही सही नहीं है। ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पर मूल्य ह्रास होगा। सही जवाब खा हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पर। अगला क्वेश्चन है गैर मजदूरी आय में, अब देखो बीच में क्या भरा जाएगा? डैश डैश है तो ये सभी भरा जाएगा बच्चों। ठीक है, लाभ भी होगा, ब्याज भी होगा, किराया भी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। सही जवाब जो बच्चों खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है तो क्या हो जाएगा? उत्पादन के बढ़ने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कौन सा उत्तर जो बच्चों सही है? तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए डिपार्केशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं, भाई कौन नहीं है?
तो भोजन, यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। तो अब पूछे गए हैं परीक्षाओं में लगातार भाई। वृत्ताकार आय प्रवाह की द्विक्षेत्रीय प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल है? तो बच्चों घ हो जाएगा परिवार एवं फर्म क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों घ हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नौकरी में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? बच्चों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, कंपटीशन बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। कौन है बच्चों जो असंगत है? तो ग यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंगत है, राष्ट्रीय आय संगत है, ये भी संगत है, ये भी संगत है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये पूछा गया है परीक्षाओं में, अगले साल परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, 2022 में। उस कर का नाम क्या है? वह कौन सा ऐसा टैक्स है? वह कर क्या क्या नाम है जिसमें करदाता की आय जितनी अधिक होगी भैया उतने अधिक अनुपात में वे कर अदा करते हैं? तो खा हो जाएगा बच्चों प्रगतिशील कर। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम लोग। मस्त बच्चों एकदम पिक्चर की तरह पढ़ो, याद करो, एकदम मस्त रहो। जैसे पिक्चर देखते हो उसे किताबों को भी अध्ययन करो, आने लगेगा। 100% समय दोगे तो आने लगेगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा की पूर्ति करता है कौन करता है भाई? केंद्रीय बैंक करेगा। ठीक है, यहाँ जो है खा हो जाएगा। देखो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? सही जवाब खा हो जाएगा साख सृजन। सिक्के जारी करता है कौन? तो का हो जाएगा भारत सरकार। सिक्के जो है कौन जारी करता है भैया? भारत सरकार करता है, इंडियन गवर्नमेंट। करेंसी नोटों को जो है निर्गमित करने का अधिकार निम्न में से किस संस्था को है? तो जो है बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता क्या कहलाती है बच्चों? तो जो है विधि ग्राह्य वैध मुद्रा कहलाती है। सही जवाब जो है यहाँ गा हो जाएगा। केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है क्या? केंद्रीय बैंक की जो है नीति क्या कहलाती है? तो खा हो जाएगा मौद्रिक नीति कहलाती है। सही जवाब बच्चों यहाँ खा हो जाएगा। भारत में 100 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है? तो फिर से वही भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जो बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं, वही करेंगे बच्चों। एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है? एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का जो है कार्य कौन करता है? तो जो है व्यावसायिक बैंक करती है। निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई? तो नवंबर 2016 में। इसमें नोटों का बदलाव होता है। ठीक है, नोटों का परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो घाव जो साख सृजन ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये घाव वाला नहीं है। ठीक, भारत में 500 तथा 1000 के नोट का विमुद्रीकरण कब किया गया? तो 2016 में। ठीक है बच्चों, 500 1000 रुपये का जो है बदलाव किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति द्वारा देश की मुद्रा पूर्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है कौन? तो वही फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 की जो है इसकी स्थापना जो है हुई थी रिजर्व बैंक की। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, बॉम्बे में। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? नौकरी में खूब पूछा जाता है, धुआंधार खूब पूछा जाता है। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक भैया, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में नवंबर 2016 में 500 रुपये तथा 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किसने किया था? तो भारतीय सरकार ने जो है किया था। यहाँ जो है खा हो जाएगा, यानी चेंज कर दिया, नोटों को बदल दिया गया था, दूसरे मॉडल। अब देखो नई मॉडल नोट आ रही है 500 1000 के, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की जो है पूर्ति का सूत्र है? सही जवाब घा हो जाएगा उसमें सभी। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? साम्य सृजन। सही है बच्चों, जो है खा हो जाएगा। अंतिम वस्तुओं के निर्गत नियोजित मूल्य को क्या कहते हैं? तो का हो जाएगा बच्चों प्रत्याशित माप। आय में इकाई वृद्धि का प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि के दर होती है। क्या हो जाएगा बच्चों? खा हो जाएगा सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। ये इसको पढ़िए, इसको दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र में सेटेरिसिस परिवेश का अर्थ क्या होता है? तो गा हो जाएगा यदि अन्य बातें समान रहें
जब भोग की सीमांत प्रवृत्ति इतना बड़े हो तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी? तो बच्चों गा हो जाएगी 1 - डेल्टा C/डेल्टा Y। सही जवाब गा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, व्यक्तिगत उत्पादक बाजार को प्रभावित कौन करता है? तो बच्चों का हो जाएगा कीमत। एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को जो है मापा जाता है। तो घा निजी उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निजी निवेश प्लस शुद्ध निर्यात के रूप में। बहुत लंबा है, आप लोग देखते रहिए, कर लेंगे कि लंबा जो रहेगा। प्रभावी मांग की संकल्पना जो है किसने की? प्रभावी मांग की भैया कल्पना किसने की बच्चों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कीन्स ने जो है की थी। निम्नलिखित में से किसके कारण जो है समग्र मांग में जो है वृद्धि होती है? किसके? सरकारी व्यय में वृद्धि, आयतों में कमी, निवेश व्यय में वृद्धि, ये सभी हो जाएगा। प्रभावी मांग का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जिस पर समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई हम लोग देखेंगे क्या है कि जब उपभोक्ता की जो है सीमांत प्रवृत्ति C के मान 0.8 हो तो गुणक का मान क्या होगा? तो 5 हो जाएगा। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान C हो तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? तो गा हो जाएगा 1 - C। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आपके सामने बच्चों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सूत्र क्या होगा? यहाँ इसका सूत्र क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? का हो जाएगा ΔC/ΔY। उपभोग फलन C = 40 प्लस 0.8Y में Y = 100 पर उपभोग का मान क्या होगा? तो 120। ठीक। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो बच्चों खा हो जाएगा। यहाँ सब परीक्षाओं में पूछे गए सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? घा हो जाएगा बच्चों MPS = ΔS/ΔY त्रिभुज जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम की मनरेगा जो है मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार के एक सदस्य के रूप में उपलब्ध कराता जाता है? तो 100 दिवस। सही जवाब यहाँ जो है खा हो गया, 100 दिनों का रोजगार। ठीक है। तो बच्चों ये थे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सरकार संचालित करती है, क्या करती है? का हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक वे वस्तुएं जिन्हें देश का प्रत्येक नागरिक उपयोग कर सकता है। तो बच्चों सार्वजनिक वस्तुएं सब जिस पे सबका अधिकार होता है। देखो सार्वजनिक मतलब जो जिस पे सब का अधिकार होता है। ठीक है। सरकार संचालित करती है सार्वजनिक क्षेत्रक वे वस्तुएं जिन्हें देश का प्रत्येक नागरिक उपयोग कर सकता है। सार्वजनिक वस्तुएं अभी मैंने बताया। ठीक है। सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है कहाँ से? उत्पाद शुल्क से बच्चों। ठीक है। जो राजस्व प्राप्त होता है सर्वाधिक उत्पाद शुल्क से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब क्या है? तो बजट। निम्नलिखित में से कौन बजट की राजस्व प्राप्तियां से संबंधित है? तो बच्चों आयकर। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो जो GST आप लोग जानते हो अभी लागू किया गया, ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया GST पूरे देश में, जिसको वस्तु सर्विस टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको GST कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो गा हो जाएगा बच्चों आयकर। क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है, क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि क्या होती? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का मद नहीं है? कौन नहीं है? तो यहाँ जो है घा हो जाएगा ऋण वसूली। मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? क्या हो जाएगा सही जवाब? तो जो है खा हो जाएगा घाटे का बजट। ऐसी व्यवस्था जहाँ किसी से भी व्यापार की छूट होती है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अदृश्य व्यापार होता है तो सेवाओं का व्यापार जो है अदृश्य व्यापार होता है। आयात निर्यात संतुलन को कहते हैं तो गा व्यापार संतुलन कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश सदैव रहते हैं। गा हो जाएगा बच्चों 2 गुना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब उसके क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, व्यय में भी वृद्धि होती है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब उसके जो है व्यय में भी जो है क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है ये सभी, यानी जो है वस्तुओं की आयात निर्यात को, चालू हस्तांतरण को, गैर कारक तथा कारक आय को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में, विनिमय माने होता है अदला बदली बच्चों, विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है, तो बच्चों विपरीत संबंध पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है, तो बच्चों हस्तांतरण, साख कार्य, उड़ाय कार्य, ये सभी हो जाएगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन में देखते हैं। चलो भाई मेरे प्यारे भाइयों, देखते चलो, मस्त रहो, एकदम इंजॉय लीजिए। केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर को क्या कहते हैं, तीव्र विनिमय दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन का घटक है बच्चों, तो खा हो जाएगा वस्तुओं की आयात। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब, तो घा हो जाएगा निर्यात आयात से कम होता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं, विदेशी व्यापार नहीं होता है, यहाँ जो है क्या भरा जाएगा जानते हो, घा। एक बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नहीं होता, यहाँ जो है विदेशी व्यापार भर दीजिए आप लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख निर्धारक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, देश का केंद्रीय बैंक। यदि किसी देश के आयतों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं व सेवाओं की मांग क्या हो जाएगी, खा हो जाएगी, घट जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।